जो पेशेंट एपिलेप्सी का है वो रोज़ा नहीं रख सकता है, बट ये टोटली गलत है। इसका रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जब ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है उसमें जब दवाइयाँ देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसमें एक एंटिटी आई कीटोजेनिक डाइट और मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। तो उसमें वो फास्टिंग के साथ साथ लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन और फैट डाइट देते थे, जिसकी वजह से जिस्म में कीटोसिस होती थी और कीटोसिस से नंबर ऑफ सीजर्स कम हो जाते थे। कश्मीर लाइव के खैबर आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप हमारे पिछले शुमारे देखकर जान ही चुके होंगे कि आज की मुलाकात के इस सीज़न में हम बात करने जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से, चाहे फिर वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो या फिर मेडिकल पर्सपेक्टिव। हम हर फैसेट पे बात करेंगे और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने आज के शुमारे में दावत दी है डॉक्टर हिलाल अहमद गनाई साहब को, जो कि एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पे जिस पे बात होनी चाहिए लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक टैबूड मौजू है। हम बात करने जा रहे हैं एपिलेप्सी एंड फास्टिंग के बारे में। एपिलेप्सी जिसको हम कश्मीरी में लारन कहते हैं और उर्दू में मिर्गी। हम शुरू करते हैं आज का शुमारा। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान मुबारक का महीना जो होता है उसमें फास्टिंग रखी जाती है। दो अल्हम्दुलिल्लाह अभी का जो ये महीना है इसमें सिर्फ 13 घंटे की फास्टिंग आएगी, 12 से 13 घंटे की फास्टिंग रहेगी सहरी से इफ्तारी के टाइम तक। तो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस महीना है और अल्लाह का भी मतलब फरमान है कि आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते हो अगर जब तक कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो डिसीजन कि कौन रोज़ा रख सकता है कौन नहीं रख सकता है, अगर हमने आज का टॉपिक चुना है एपिलेप्सी या मिर्गी और इधर से रमज़ान शरीफ, तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए लोगों को और क्या डॉक्टर्स की तरफ से इनको, न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ से इनको हिदायत है। तो इस टॉपिक के लिए हमने आज यहाँ आए हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे लोगों को एपिलेप्सी को लेकर कन्फ्यूजन होगा, तो आप प्लीज़ बताएं कि एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी इस पे डील करती है। 2015 में उन्होंने एक डायरेक्ट डेफिनेशन बनाई। पहले बोला जाता था अगर किसी को एक या दो से ज़्यादा दौरे आए किसी भी टाइम तो उसको एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं। 2017 में ये डिफिनीशन चेंज होके इन्होंने बोला कि अगर किसी को एक दौरा आया और 60% इनकी टेंडेंसी नेक्स्ट सीजर की हो किसी भी चीज़ की वजह से, इसको एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं। जी, तो कैसे कैसे साइंस है जो हमें ध्यान में रखना होता है टू डिफरेंशिएट और टू लाइक सी कि ये एपिलेप्सी है। हाँ, फिर एक क्लासिफिकेशन आई नई 2017 में ILE की तरफ से ही, तो ये बहुत टाइम से चेंज होती रही। 1965 से ये ILE इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी आई। 2017 में इन्होंने पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया कि दौरों के बहुत सारे टाइप होते हैं, दौरे डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं। तो ब्रॉडली हम जनरलाइज सीजर्स और फोकल सीजर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। जनरलाइज सीजर्स के फिर डिफरेंट टाइप्स है, जैसे एब्सेंस सीजर है। एब्सेंस सीजर में पेशेंट ब्लैंक, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैंक हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। जैसे कोई टीवी देख रहा हो, टीवी की तरफ ही रुझा हुआ है और अगर उसको घर वाले जोर से भी चला रहे हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। अदरवाइज कोई मोटर मूवमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, 1-2 मिनट का होता है, इसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। फिर जुवेनाइल जिस एज में होता है, इन्फेंटाइल एब्सेंस एपिलेप्सी, जुवेनाइल एब्सेंस एपिलेप्सी, एडल्ट ऑनसेट एब्सेंस एपिलेप्सी, डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द एज पैटर्न। ऐसे और एक है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। मायोक्लोनस होता है जर्की मूवमेंट, सडन शॉक लाइक जर्की मूवमेंट्स इन द बॉडी। तो ये भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जनरलाइज एपिलेप्सी में आती है। फिर एटोनिक एपिलेप्सी, सीधे ही खड़ा होकर गिर जाना, उसको एटोनिया बोलते हैं, और एटोनिक एपिलेप्सी जनरलाइज सीजर में आता है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक एपिलेप्सी और एक एंटिटी है। तो 5-6 एंटिटियाँ जनरलाइज सीजर में आती है। फिर
सेकंड ग्रुप है जिसको फोकल सीजर्स बोलते हैं। फोकल सीजर्स या फोकल एपिलेप्सी जो होती है वो एक साइड से ब्रेन में स्टार्ट होती है, या वो उधर ही रहती है या वो फैल जाती है। आइदर फोकल सीजर्स विथ रिटेन्ड अवेयरनेस, मतलब उनको जस्ट झटके होते हैं हाथ या किसी भी जगह चेहरे में, बट उनकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस लॉस नहीं होती है। ओके। दूसरा होता है फोकल सीजर विथ इम्पेयर्ड अवेयरनेस, वो उनको एनवायरनमेंट से इम्पेयरमेंट हो जाती है तो उसको वो एक दूसरा टाइप इसका है। तीसरा होता है फोकल सीजर विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन, उसको एक साइड से स्टार्ट होता है फिर दूसरे पूरे जिस्म में फैल के बेहोशी हो जाती है। ऐसे ही बहुत टाइप के सीजर्स है, और एज के हिसाब से भी इनको एपिलेप्सी को डिफरेंशिएट किया गया। जैसे नवजात बच्चे को उनमें एक ओटाहारा सिंड्रोम और एपिलेप्टिक एनकेफेलोपैथीज आ जाती है, फिर इन्फेंटाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी आ जाती है, फिर 6 महीने से 2 साल तक एक वेस्ट सिंड्रोम एक एपिलेप्सी का बहुत डिफिकल्ट ट्रीट होता है। उसके बाद लेनार्ड-गैस्ट्राक सिंड्रोम 2 साल के बाद आता है बच्चे में, फिर 3-4 साल के बाद एक ड्रूज सिंड्रोम होता है, एलजीएस होता है, और ड्रूज सिंड्रोम में मायोक्लोनस भी होते हैं, फिर 6 या गैस्ट्रॉट सिंड्रोम होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एज। 7-8 साल के बाद एक एपिलेप्सी कॉमनली यहाँ देखी गई है जिसमें मायोक्लोनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। तो 10-11 साल में यहाँ कश्मीर में बहुत कॉमन है, इसको ईटिंग एपिलेप्सी बोलते हैं, प्राइमरी ईटिंग एपिलेप्सी। 13-14 साल में मिडल टेम्पोरल MTLE बहुत कॉमन है। तो फिर अडल्टहुड में भी ये ईटिंग एपिलेप्सीज कॉमन है। फिर डिपेंडिंग अपन अगर कोई किसी को ट्यूमर, ट्रामा, चोट, स्ट्रोक या कुछ ब्लड मॉलिक्यूल्स की वजह से कब उनको सिम्टोमेटिक सीजर्स बोलते हैं। किसी को सोडियम जिस्म में कम हुआ, किसी को शुगर कम हुआ, उसकी वजह से दौरा हुआ, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स होते हैं। वो एपिलेप्सी नहीं होते क्योंकि वो जिस्म में चेंज होता है। एपिलेप्सी वही चीज़ होती है, या तो ये जेनेटिकली होती है, या तो सिंड्रोम्स में आ जाती है, या तो एपिलेप्सी में मतलब ब्रेन में लीजन्स होंगे, ब्रेन का कोई एरिया जिसमें ग्लायोसिस हो गया वो एक फोकस बन, या तो ब्रेन में कहीं पर और कोई इशू आ जाएगा। ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, वो एपिलेप्सी प्रेजेंट करें, या तो एवीएम होते हैं, समटाइम्स दे प्रेजेंट एज एपिलेप्सी। तो बहुत सारे रीजंस है एपिलेप्सी के, और हमें देखना पड़ता है ये रीजंस, उसी हिसाब से इलाज होता है। व्हेन इट कम्स टू कश्मीर सर, तो कितना कॉमन है एपिलेप्सी यहाँ कश्मीर में? मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर में बहुत कॉमन एपिलेप्सी है। अगर हम सपोज 100 पेशेंट ओपीडी में देखें तो कम से कम मैं अभी 20 पेशेंट एपिलेप्सी के देख रहा हूँ। जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 की एज से 5 years 6 years। एक फिब्राइल सीजर्स भी होते हैं जो एपिलेप्सी नहीं है, किसी भी एज में सीजर्स हो जाते हैं, और बहुत कॉमन है, बहुत यूजुअली फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। बट अभी अवेयरनेस आया है पब्लिक में, लोगों में, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अर्लियर टैबूज में जो मतलब इसको वो सुपरनेचुरल पावर्स की वजह से या कोई यहाँ पर बोलता था भूत प्रीत की वजह से होता है, अभी बहुत कम है। स्टिल अभी लोग जाते हैं, दे कम टू डॉक्टर्स, दे गो टू अदर प्लेसेस, बट एपिलेप्सी इज ट्रीटेबल डिजीज। एपिलेप्सी हैज़ टू बी डायग्नोज प्रॉपरली। जब तक इसका प्रॉपर डायग्नोज नहीं होगा कि ये कौन टाइप की एपिलेप्सी है, तब तक पूरा इलाज नहीं होगा, और दवाई हम उसी हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से हमें टाइप ऑफ एपिलेप्सी पता चल जाता है, टाइप ऑफ सीजर्स पता चल जाता है। तो और कभी हमें 1 दवाई देनी पड़ती है, कभी 2 दवाइयाँ देनी पड़ती है, कभी 3 दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। और 30% एपिलेप्सीज ऐसी है जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, जिनमें दवाई 4 भी देने के बाद भी सीजर्स होते हैं, और वो बहुत डिफिकल्ट ट्रीट करने होते हैं। उसमें कुछ पेशेंट्स को हम सीजर मतलब कुछ दवाई चेंज करने के बाद कंट्रोल होती है, कुछ में हमें इवन सर्जरीज करनी पड़ती है।
तो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी भी एक एंटिटी है, बहुत तंग आ जाते हैं पेरेंट्स भी, उनको दवाइयाँ कंटिन्यूसली देनी पड़ती है बच्चों को या मतलब जो भी फैमिली मेम्बर है। बट मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सी इज ट्रीटेबल, अराउंड 90%, 80 to 90% एपिलेप्सी इज ट्रीटेबल एंड इट शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। एपिलेप्सी की अगर हम बात करें और रमज़ान के हवाले से, जैसे आपने शुरू में भी बोला, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों में बहुत फेमस है, लाइक बहुत कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पीपल थिंक कि जो एपिलेप्टिक सीजर्स जिनके होते हैं, एपिलेप्टिक या पीपल ऑन एपिलेप्टिक एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, वो फास्ट नहीं रख सकते। तो व्हाट इज़ द बेसिस टू इट? ये बहुत एक, जैसे यहाँ पर एक बड़ी सी एंटिटी कश्मीर में, पूरे इंडिया में ही है कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से सब जगह पेन होता है जिस्म में, जबकि यूरिक एसिड से कहीं नहीं पेन होता है। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो गाउट हो जाता है, बट लोगों को ये पिछले 50 साल से रहा है। तो ऐसी एक एंटिटी है कि जो पेशेंट एपिलेप्सी का है वो रोज़ा नहीं रख सकता है, बट ये टोटली गलत है। इसका रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जब ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है, उसमें जब दवाइयाँ देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसमें एक एंटिटी आई कीटोजेनिक डाइट और मॉडिफाइड एटकिंस डाइट। तो उसमें वो फास्टिंग के साथ साथ लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन और फैट डाइट देते थे, जिसकी वजह से जिस्म में कीटोसिस होती थी, और कीटोसिस से नंबर ऑफ सीजर्स कम हो जाते थे। तो उस आइडिया को लेकर रिसेंटली रिसर्च हुआ कि 2020 में एक आया, 2020 इजिप्शियन से एक रिसर्च हुआ कि हम इनको पेशेंट्स को जिनको एपिलेप्सी है, उन्होंने शाबान के महीने में, रमज़ान के महीने में और उसके अलावा उसके बाद का जो महीना है, 3 महीने पेशेंट्स को लिया। उन्होंने देखा कि और उनको फास्टिंग कराई जिस डोज में वो थे उस डोज में। तो उन्होंने देखा कि रमज़ान के महीने में सीजर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई। उन्होंने कम से कम 300-400 पेशेंट्स लिए। ये अभी इवन इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने कोट करके अपनी वेबसाइट पे डाला कि रमज़ान प्रिवेंट्स द सीजर्स। तो ये बहुत बड़ी एंटिटी है हमारे मुसलमानों के लिए, जहाँ पर एक टैबू था कि रोज़ों से इंसान मतलब रमज़ान में रोज़ों से मतलब वो नहीं रख सकता है रोज़े। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे उन्होंने एब्सेंट सीजर्स अराउंड, उन्होंने देखा कि जो वो दवाइयाँ खा रहा है, सहरी को खाई और शाम को इफ्तारी को खाई, तो उससे उनके 60% रिडक्शन हुई फास्टिंग की वजह से। सीजर्स जो पहले शाबान के महीने में ज़्यादा थी, वो रमज़ान के महीने में कम हुई। सेम उन्होंने माइक्रोनिक सीजर्स में 40% रिडक्शन ऑफ माइक्रोन्स देखा फास्टिंग की वजह से। और तीसरा उन्होंने देखा ये फोकल सीजर्स भी अराउंड 40% कम हो गए। लेकिन एक चीज़ उनको जो दिक्कत हुई, उन्होंने देखा जो जनरलाइज्ड सीजर्स है, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, उसमें उन्होंने देखा कि ओनली 20% रिड्यूस हुआ और कुछ लोगों को सीजर्स थोड़े से ज़्यादा हुए। तो फिर उन्होंने देखा कि इस एपिलेप्सी में जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक में क्यों हुआ ये ज़्यादा। तो उन्होंने देखा कि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। रमज़ान में हमें इशू कहाँ हो रहा है, आज तो नहीं होगा, बट यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है और कम नींद होती है, तो वो स्लीप डिप्रिवेशन सीजर को प्रिसिपिटेट करता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप एडुकेट स्लीप रात को, फिर सुबह इफ्तारी सहरी के बाद आप पूरा स्लीप ड्यूरेशन करिए। और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रिसिपिटेट सीजर्स। अगर हम लोगों को जैसे कुछ अच्छी सी मतलब खाना बना हुआ होता है, उसमें साल तो खाना ज़्यादा होता है, चावल हम लोग खाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर एक ईटिंग एपिलेप्सी है जो चावलों की ज़्यादा खाने की वजह से नॉर्मली होता है। तो कुछ लोगों को मतलब इट्स वेरी कॉमन इन कश्मीर कि वो खाने पे बैठ के ही उनको चक्कर आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड ईटिंग एपिलेप्सी। तो वो मिस भी हो जाते हैं। 2 टाइप के एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा मिस हो रही है कश्मीर में। एक तो ये ईटिंग एपिलेप्सी, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चा या कोई भी फैमिली मेम्बर यूजुअली 12-13 साल में स्टार्ट होता है। जो ही वो खाने के ऊपर बैठता है, 4-5 निवाले ले लिए तो उसको सीजर स्टार्ट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से ज़्यादा होता है। तो सेम यहाँ पर जो हमें अभी अगर हमें रोज़े रखने, रोज़े वो रख सकते हैं। अभी इसके जो गाइडलाइंस आई हैं कि कैसे रमज़ान में रोजे रखने, किन लोगों को रखने, किन लोगों को नहीं रखने। जी, तो ये क्लियर है कि अगर कोई जो पहले से ही एपिलेप्सी का पेशेंट है, 1 या 2 दवाइयों पे है और उसको 1 साल से कोई दौरा नहीं आया है, तो वो आराम से सहरी और इफ्तारी को दवाई लेगा और 13 घंटे का टोटल अभी ये रमज़ान का फास्टिंग है, तो आराम से रोज़ा रख सकता है। तो इसमें इशू है कि नंबर ऑफ ड्रग्स इन अ डे, यूजुअली हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग का डोज देते हैं।
कुछ दवाइयों का हाफ लाइफ 30 आवर्स होता है, तो इसलिए जैसे उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, क्योंकि वो ब्लड लेवल बराबर मेंटेन रखता है, उसका हाफ लाइफ 50% रिडक्शन 30 घंटे के बाद हो जाएगा। फेनेटाइन, फिनोबार्बिटोन, प्रिमिडोन, कुछ दवाएं ऐसी है जिनका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा, इसलिए अगर वो एक बार भी खाते, फेनेटाइन एक ही बार खाते हैं मतलब, तो वो पूरा कंट्रोल देगा। कुछ दवाएं ऐसी है जो दिन में 2 बार दी जाती है, जैसे लेवेट्रिस्टम का हाफ लाइफ कम है, तो लेवेट्रिस्टम एब्रोड हाफ लाइफ 6 या 7 घंटे। अब अगर फास्टिंग रखनी है तो 13 घंटे की रखनी है, तो इसका ब्लड लेवल कम हो जाएगा। तो उस सूरत में या तो इनका डोज बढ़ाना है, या तो इनको एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट देनी है जो इनका डोज 12 घंटे का रखेगा, तो वो भी रोजा रख सकते हैं विथ एक्सटेंडेड रिलीज। अब कौन लोग नहीं रख सकते हैं? वो लोग नहीं रोजा रखते जिनको ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंट्रोल नहीं हो रहे, अब फास्टिंग होगी तो प्रेसिपिटेट सीजर्स हो गया, और सीजर के बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस प्रेसिपिटेट, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन करना जान का खतरा है। तो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी नहीं रोजा रख सकते। और इसमें और एक इश्यू है, अगर कोई जिसको दौरे आ रहे हैं वो दिन में 3 बार दवाई खा रहा है, अब उसको 2 ही बार डोज मिलेगा, तो उसको बेटर है कि वो पहले ही डॉक्टर के पास जाए और उसको बोले कि या तो मेरा रिजीम चेंज करिए, या तो मुझे दिन का मतलब ड्रग बंद होना चाहिए और प्रॉपरली पहले से ही देखना है 2 डोज या 1 डोज। अब अगर उसको दिन में 3 बार दवाई खा रहा है और उसको रोजा रखना है, देन इट इज नॉट, वो नहीं रख सकता है रोजे, क्योंकि उसका डोज 3 बार है। ही हैज टू चेंज द ड्रग रिजीम, और ही हैज टू गो टू द डॉक्टर टू चेंज इट ट्वाइस डेली, और टू चेंज इवन ड्रग जो उसको बीडी होगा 3 बार, क्योंकि उसको 2 ही बार टाइम मिलेगा खाने के लिए, तो वो चीज़ कर सकता है वो। और एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, सपोज किसी को अभी 2-3 महीने हुए दौरे आते हुए, अब 2-3 आ रहे हैं, तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि अभी उसका ब्लड लेवल पता ही नहीं है। एक होता है कि 3 साल 4 साल से दवाइयाँ चल रही है, वो तो आराम से रख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो अगर अब किसी को नहीं मुझे रखनी ही है, तो थोड़ा सा अगर सपोज कोई ड्रग है 500 मिलीग्राम खा रहा है, अगर वो 700 मिलीग्राम खा रहा है, उसका डोज भी रहेगा, लेवल भी बराबर रहेगी, थोड़ा सा डोज बढ़ाने से ही तो काम चल जाएगा 1 महीने का। तो एपिलेप्सी फास्टिंग प्रिवेंट सीजर्स एंड इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रेसिपिटेट सीजर्स। तो फास्टिंग जो टैबू हमारे यहाँ सोसाइटी में है, और लोग इसको एक मतलब खुद भी बनाते हैं, ये हमारे लिए तो डॉक्टरों के लिए गुनाह है अगर मैं किसी को बोलूँगा आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, और वो मेरे कहने पे रोज़ा नहीं रख रहा है, और जबकि अल्लाह ताला ने बोला है कि आपको रोज़े मतलब आप पे रोज़े फ़र्ज़ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अब किसी को, मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक तो बहुत लोगों को पहले से ही बोला है कि आप रोजे रखिए, बट मेरे साथ 2 बार इशू हुआ है कि 2 लोगों को सीजर्स हुए। अगर मैंने कम से कम 1000 लोगों को बोला होगा तो 2 लोगों को सीजर हुए, एक को 1 बजे हुआ, एक को तो उसका भी वही रीज़न है कि क्यों इनको सीजर्स हुए। या तो वो रिजीम ठीक नहीं थी, उसको एक्सटेंडेड रिजीम करना चाहिए था, या तो उन्होंने को डिहाइड्रेशन, पानी पूरा नहीं पिया, सनलाइट में चले गए जो सनलाइट प्रेसिपिटेटिंग होती है, या तो वो मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं दिन में, या तो उन्होंने स्लीप पूरा रात को नहीं किया, उसकी वजह से वो सीजर ऐसे भी आ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि फास्टिंग में सीजर तो कभी भी किसी को भी आ जाता है। बट अभी जो ILE गाइडलाइन 3-4 रिसर्च पेपर है, 2020 में भी एक रिसर्च पेपर आया जब उन्होंने सेम देखा कि शाबान रमजान उसके बाद के महीने में उन्होंने अराउंड 35% पेशेंट्स को लिया और देखा कि, और उनको सीजर्स हो रहे थे, उन्होंने देखा कि शाबान के महीने में ज़्यादा सीजर होते, रमज़ान के महीने में 21% रिडक्शन हुआ सेम डोज पे सीजर्स। तो रमज़ान इटसेल्फ और फास्टिंग इटसेल्फ इज नॉट प्रेसिपिटेटिंग द सीजर्स। जबकि अभी टैबू ये है कि किसी भी डॉक्टर साहब से बात करते हैं और किसी भी मतलब सोसाइटी में किसी से भी बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप नहीं, जिसको सीजर डिसऑर्डर एपिलेप्सी है वो रोज़ा नहीं रख सकता है। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मतलब हमें कल अल्लाह ताला को जवाब देना है, डॉक्टर्स को भी पूरा नॉलेज होने के बाद ही हम अगर कोई भी रोकना है किसी को या इसको अलाउ करना है, वन शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, बिकॉज कि ये तो फर्ज है, रोजे तो फर्ज है। रोजे तो ऐसे मतलब मैं किसी को भी ऐसे बोल दूं कि नहीं रखना है तो ये तो मेरे ऊपर गुनाह चढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली ड्रग्स को लेकर कि वो कैसे आप मेंटेन कर सकते दवाई देने का वो स्केड्यूल, तो फास्टिंग। बट व्हाट इफ समबडी हैज अ सीजर ड्यूरिंग फास्टिंग, शुड दे कंटिन्यू द फास्ट और ड्रिंक इट? नो। अगर किसी को भी सीजर हुआ
पहले तो अगर सपोज रात को किसी को दवाई मिस हो गई, ही कैन नॉट कीप, शाम की उसकी मतलब उसको सुबह अब सहरी को खानी है, उसको मिस हो गई एंड ही वांट्स की फास्ट, ही कैन नॉट कीप, उसको तो मतलब फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। अब अगर किसी को सीजर हुआ तो ही हैज टू टेक अ ड्रग, क्योंकि सीजर अभी हुआ तो ही कैन नॉट कंटिन्यू फास्ट, ही कैन नॉट कंटिन्यू फास्ट। सो व्हाट आर दीज, लाइक आपने कहा कि स्लीप डिप्राइवेशन जो है वो एपिलेप्सी को ट्रिगर करती है, व्हाट आर द अदर ट्रिगरिंग पॉइंट्स जो एपिलेप्सी को ट्रिगर करती है? बिकॉज एक बहुत जनरलाइज्ड कंसेप्ट ये भी है कि अगर आप भूखा रहते हैं, भूखा रहने से एपिलेप्सी ट्रिगर होती है, तो नहीं, वही तो मैं बोल रहा था। जो पहले बात करते हैं ट्रिगर फैक्टर्स ऑफ एपिलेप्सी। ट्रिगर फैक्टर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो मैं बोल रहा था ज्यादा चावल, सम फोकल सीजर्स में इवन फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप जिसको नॉन रेम स्लीप होते हैं वो ट्रिगर करती है, कुछ पेशेंट स्लीप भी ट्रिगर करती है, स्लीप डिप्रिवेशन भी ट्रिगर करती है। इवन समटाइम्स अगर फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं माइक्लोनिक एपिलेप्सी, अगर डायरेक्टली फ्लैश ऑफ लाइट आई पे पड़ी तो उसको सीजर हो जाता है। तो लाइट और कंटिन्यूसली अगर कोई मोबाइल देख रहा है, देखे जा रहा है, इधर से स्लीप भी डिप्राइव हुए, उधर से कंटिन्यूस आए, तो वो भी एक प्रेसिपिटेट कर जाता है सीजर्स को। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें तो फास्टिंग इज अ प्रिवेंशन फॉर सीजर। फास्टिंग इज टोटली प्रिवेंशन। फास्टिंग जनरेट्स कीटोसिस और कीटोसिस तो इट इज एन अप्रूव्ड ट्रीटमेंट, मॉडिफाइड एटकिंस डाइट, जिसमें मॉडिफाइड है हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट। बोलते हैं कि 90% मतलब फैट चाहिए और 10% कार्बोहाइड्रेट चाहिए और वो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी को ठीक करता है। तो फास्टिंग इटसेल्फ इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर एपिलेप्सी और सीजर। तो फास्टिंग प्रिवेंट सीजर्स। और कुछ चीज़ें जैसे सीजर प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग सब उनको बोलते हैं कि एपिलेप्सी एक इतनी सीजर खतरनाक चीज़ हम सीरियसली लेते हैं, तो वी डू नॉट वांट कि पेशेंट को कभी भी दौरा हो। वट एवर डोज, वट एवर ड्रग इज रिक्वायर्ड, हमारा मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट इस चीज़ में। वी डू नॉट वांट, और हम चाहते हैं कि पेशेंट को अगर 5 से 10 EEG करने पड़े ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5 years, हम मतलब नॉर्मली पेशेंट से बात, सर हमने तो किया है 5 साल पहले EEG सिर्फ 20 मिनट का दिखाता है इसकी, वो 20 मिनट का EEG नेक्स्ट 20 मिनट का नहीं दिखाएगा। कभी वो 20 मिनट में फ्रीक्वेंसी एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्ज नहीं है EEG में, नेक्स्ट 20 मिनट में होगा। सो जितना ज़्यादा एपिलेप्सी और EEGs रीड होंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कैसा है। ये इतना डिफिकल्ट है कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं हैव गिवन एग्जांपल 2-3 प्लेसेस ऑफ दिस। दे वर गोइंग टू चेन्नई फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, इज अ वेल ऑफ फैमिली। तो देन दे केम बैक वंस टू मी, तो पेशेंट को साइकेट्रिक सिम्टम्स हो रहे थे विथ सीजर। जहां साइकेट्रिक सिम्टम्स विथ सीजर से वहां पर सीजर को ज्यादा कंट्रोल करना है। साइकेट्रिक सिम्टम्स, सीजर कैन प्रेजेंट एज साइकेट्रिक सिम्टम्स, सीजर कैन प्रेजेंट एज लाफिंग, जिलास्टिक सीजर बोलते हैं, सीजर कैन प्रेजेंट एज ब्लैक आउट, सीजर कैन प्रेजेंट एट फॉल, सीजर कैन प्रेजेंट एज बाजार मूवमेंट्स। लाइक आई हैव सीन वन पेशेंट जिसको मतलब वो जैसे पेड़ की तरफ जाके उसको पकड़ रहा था, दिस वाज लाइक अ सीजर इवेंट। तो एपिलेप्सी के मतलब टाइप्स इसको बहुत समझने की जरूरत है। तो शी हैड साइकेट्रिक सिम्टम्स विथ समटाइम्स साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे थे, तो हमारे पास आए विथ सम रेफरेंस, डॉक्टर साहब ने एक भेजा था। इट टुक मी 2 years टू चेंज मेडिकेशन फ्रॉम वन रिजिम टू अनदर रिजिम। एक टाइम था जब 4 दवाएं उसको चल रही थी, देन शी हैड साइकेट्रिक्स में। फाइनली 2 साल में मुझे लगा कि असली फाइनल कौन सी दवाई इस पे सूट हो रही है बच्ची पे, जिसमें साइड इफेक्ट्स भी ना हो, जिसमें उसका मिनार्की स्टार्ट हो रहा है उस पर इफेक्ट ना पड़े, साइकेट्रिक सिम्टम्स पे इफेक्ट ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ प्रेजेंटली शी इज ऑन वन ड्रग, दे आर वेरी फाइन एंड दे आर 100% फॉलोइंग मी। रीजन एक ही था कि दे बिलीव्ड एंड दे फॉलोड। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि पीपल जंप एंड फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा लॉस ऑफ वो एक्सेप्टेंस कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, वो लोगों को मतलब दे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एपिलेप्सी है, इसको दवाई चाहिए। बहुत बार मैं बोलना नहीं चाहिए बट मैं बहुत बार अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर कोई बंदा एक दिन के 50 रुपए के सिगरेट पीता है, नन ऑफ द बेनिफिट,
तो एक बच्चा जिसको बीमारी है, अगर उसको 30 रुपए की दवाई मिल रही है तो मतलब उसको क्यों नहीं दे सकते हम लोग? उस वक्त क्यों हमें मतलब ये बोझ बन जाता है? जब सिगरेट लोग पीते तब क्यों नहीं बोझ है? या जब जस्ट ड्रेसिंग बाकी चीज़ें, ये चीज़ क्यों बोझ बन जाती है पेरेंट्स के लिए? इवन और एक प्रॉब्लम जो पेरेंट्स में हमें दिख रही है, जो ही सीजर और एपिलेप्सी की बात पूरा डिनाइल में परेशान हो जाते हैं, जबकि उनको 1000 बार बोला जाता है कि कोई बात नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं, जितना 2 महीने दवाई खाई तो बंद करें, मतलब पेरेंट्स आर पुशिंग डॉक्टर्स टू स्टॉप मेडिकेशन। तो जबकि हमें खुद भी पता नहीं होता है कि ये आज बंद होगी, 2 साल के बाद बंद होगी या 10 साल के बाद बंद होगी, कुछ नहीं पता होता है। Nobody can predict when an epileptic drug will stop. और बच्चों में जैसे दवाई देते हैं, कोई 5 साल के बाद बंद होती है, कोई 10 साल के बाद बंद होती है, कोई मतलब एडोलेसेंस तक बहुत लोगों को बंद हो जाती है दवाइयाँ। बट कुछ एपिलेप्सी ऐसी है जिनमें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ती है। तो पेरेंट्स को, और इस दवाई का जो काम होता है, ये भी अभी कंफ्यूजन है, इस दवाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का काम होता है। अगर मॉर्निंग में हमने दवाई खाई, ये सीजर फोकस जो ब्रेन में उसको दबा के रखता है, नॉट कि इसको खत्म कर देता है, खत्म नहीं करता जी। और इसका हाफ लाइफ 12 घंटे है या 14 घंटे, उन्हीं 12 घंटे दबा के रखेगा। अगर नेक्स्ट डोज नहीं मिला तो सीजर फोकस आ सकता है। तो मॉर्निंग की दवाई दी, दिन में कंट्रोल होगा। एक दवाई अगर सफिशिएंट एनफ है सीजर फोकस को कंट्रोल करने में, वरना दूसरी भी चाहिए, वरना तीसरी भी चाहिए। आज एक पेशेंट आया मुझे, मतलब फिर हम काम करते हैं, बट अगर ईजी में डिस्चार्जेस है और पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, वी हैव टू इंक्रीज द डोज एज वेल एज द नंबर ऑफ ड्रग्स। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को सपोज दौरा हुआ, या किसी को अडल्ट को दौरा हुआ साइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दरिया के नज़दीक, पहाड़ी पे, समवेयर फायर, तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो ये तो बहुत सीरियस इशू है। तो और एक इशू प्रेगनेंसी का, इसमें फीमेल्स का आ रहा है कि एक्सेप्ट ही नहीं अभी सोसाइटी कर रही है कि किसी को एपिलेप्सी है, अब शादी करनी है। बट आईएलई ने क्लियर गाइडलाइंस दी है कि देयर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन, शादी वो नॉर्मली कर सकते हैं। अगर कोई मतलब उसको दवाइयाँ खानी है और वो भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, एंड दे आर वेरी सेफ। आजकल की न्यू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बहुत सेफ है और सालों साल लोग खा रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट उतना खतरनाक है नहीं। तो दे हैव टू टेक इट, एंड ये ऐसा कि नहीं अब इसको प्रॉब्लम है, वो है, ये है। तो यूजुअली बहुत कम जेनेटिक एपिलेप्सीज होती है, बहुत कम 5%। यूजुअली तो सारे एक्वायर्ड डिजीज होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इवन मैरिज में कोई इसका इशू होना चाहिए आईएलई गाइडलाइंस के साथ। मेल्स को होती है तो उनको भी तो दवाई खानी है। देन और एक इशू एपिलेप्सी में है कि बच्चों को प्रेगनेंसी से पहले ही वो फैमिली को, लेडी को डॉक्टर के पास जाना है, विच ड्रग इज सूटेबल फॉर हर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम लोग उसमें मिनिमम डोज एंड मिनिमम नंबर ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वहाँ पर बच्चे का विद इन 70 ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से 1 या 2% इंक्रीज हो जाता है कंजेंटल मालफॉर्मेशन, लाइक क्लिफ्ट लिप, क्लिफ्ट पैलेट, और हार्ट में थोड़े से या कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो कुछ दवाइयाँ नई आई है जिसमें वो साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो हम लोग उस वक्त वो चेंज कर देते हैं। तो अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। कुछ दवाइयों से मतलब साइकेट्रिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, बट कुछ दवाइयों से साइकेट्रिक सिम्टम्स कम हो जाते हैं। सो एवरी ड्रग हैज इट्स ओन मैकेनिज्म, ओन हाफ लाइफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ डिफरेंट रिजिम ऑफ पेशेंट। तो बहुत डिफरेंट टाइप के पेशेंट और डिफरेंट ड्रग्स यूज हो जाती है जी। तो रमज़ान के लिए जो हमें है कि रोज़े रख सकते हैं। अगर कोई 1 या 2 दवाई पे है और 6 महीने से या 1 साल से कोई दौरा नहीं आया है, वो प्रॉपरली अपनी दवाई ले और रोज़ा रखे। अगर किसी को 1-2 दौरे आ रहे हैं, वो डॉक्टर के पास जाए, अपना डोज बढ़ाए और रोज़े रखे। महीने की बात करो 1 या 2। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं रेजिस्टेंट सीजर्स है, महीने में 10 या 15 बार सीजर्स हो रहे हैं और दवाई कंट्रोल नहीं हो रही है, मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, तो उनको सीजर्स नहीं रखनी। अगर किसी ने दवाई छोड़, मतलब दवाई मिस हो गई, वो उस दिन रोज़ा नहीं रख सकता है। अगर कोई 3 दवाइयों पे है, उसको रिजीम चेंज करवानी है, वो 3 दवाइयाँ नहीं खा सकता है, वो तो रोज़ों में ऐसा नहीं मुमकिन है। या एक्सटेंडेड रिलीज दवाइयाँ ले या डोज इंक्रीज करे। जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहूँगी वो ये है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं? यूजुअली ब्रेन में फोकसेस हो जाते हैं, फोकसेस रहते हैं, तो एपिलेप्सी में
प्रिवेंटिव मेजर्स तो बस यही है कि एक एडुकेट हाइड्रेशन, एडुकेट स्लीप, एडुकेट डाइट विथ हाई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डाइट, और जैसे किसी को फीवर है तो फीवर को एडुकेट ट्रीट करना है, फीवर प्रिसिपिटेट समटाइम्स सीजर्स, तो वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। और प्रॉपरली एक प्रॉपर डॉक्टर के पास सोच समझ के जाके पूरा एडवाइस लेके खुद भी समझना कि क्या करना है, तभी जाके। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। आज से 6 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी तो पूरे मेरे पास ही फॉलो करते। इनको बोला गया कि इनकी आंखों में लाइट कम है, बच्चा 3 साल का था, 2 साल। तो वो अमृतसर चले गए, उन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी की। उनको लगा दोनों आंखों में लेंस नए लगाए गए, जबकि उसको कैटरैक्ट की प्रॉब्लम, उसको सीजर डिसऑर्डर विथ ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सी थी, उसकी लाइट ही आंखों में ब्रेन में कम जा रही थी। तो जब मैं उनको बोला कि आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं आइज की थी, लेंस की, और कश्मीर में, उसने बोला कश्मीर में तो मुझे किसी डॉक्टर नहीं बोला, मुझे अमृतसर में बोला गया इसका लेंस डाल दो। तो फाइनली उसको ब्लेड सिंड्रोम बोलते हैं, उसको वो था, और उस एपिलेप्सी के साथ साथ उसको विजन भी कम, डिपेंडिंग ऑन द ब्रेन एरिया, उसको ऑक्सीपिटल एरिया में तो उसको विजन भी कम था। तो वो एक्सेप्टेंस करना कि ये विजन ब्रेन की वजह से, ये विजन आइज की वजह से नहीं है, तो उसको वो समझ नहीं आया 6 साल, मतलब 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। जब वो लास्ट में पहुंचे तो अभी मतलब वो बोल रहे नहीं जी, उनका विजन में तो इशू ब्रेन की वजह से था। तो ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो मतलब प्रॉपरली डॉक्टर से डिस्कस करके प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब हम लोगों के लिए दिक्कत आ रही है। 20 अगर 100 पेशेंट है, 10 से 15% पेशेंट्स को 3 दवाइयों के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, वो लोग एपिलेप्सी सर्जरी के जाते हैं। वही एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है। 80 to 85% पेशेंट्स को हम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट दवाइयों के ऊपर। जो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर साहब, वो ये है कि फॉर समबडी हु हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ द हु इज़ ऑफ द मेडिकेशन राइट नाउ, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका ट्रीटमेंट हो चुका होगा एपिलेप्सी का पास्ट में, अब बहुत सारे सालों से एपिलेप्सी का कोई एपिसोड ना हो, तो रिलैप्सेस के कितने चांसेस होते हैं एपिलेप्सी के? बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो एपिलेप्सी में बोला जाता है क्योर तो कभी एपिलेप्सी होती नहीं है, एपिलेप्सी ट्रीटेबल है। एपिलेप्सी इज सीजर फ्रीडम बोलते हैं या कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल अ पर्सन इज सेड टू बी ट्रीटेड इफ ऑफ ड्रग्स, उसको अगले 10 साल में कोई दौरा ना आए, जो यूजुअली होता नहीं है। 10 साल क्यों रखे गए? तो विदाउट ड्रग्स। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि जब उनको, अब पेरेंट्स या जो भी एडल्ट्स होते हैं, तो अब हमें दवाई नहीं खानी है। बहुत डिफिकल्ट है दिन में 2 बार दवाई खाना, इतना आसान भी नहीं है कि मतलब आपको हर टाइम डेट रखना है, भूल जाता है कभी कभी। अब उनको दवाई नहीं खा रहे, कोई दौरा नहीं आया, तो थोड़ा सा वो लोग इसको लाइट ले लेते हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, 5 साल तक उसको कोई दौरा नहीं आया, दवाई बंद हुई थी, तो रिसेंटली एक दौरा आया, EG के IGI में डिस्चार्ज है। तो चाहिए फैमिली को या उसके ये EEG कराए। अगर EEG में डिस्चार्जेस है तो ही आर शी शुड टेक ड्रग्स, क्योंकि एपिलेप्सी या दौरा इतना खतरनाक चीज़ है, इट कैन हार्म हिज फेशियल स्ट्रक्चर। मतलब हमने बहुत सारे देखे जिनका हाथ जल गया, कांगड़ियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाँव जल गया, फेस जल गया एपिलेप्सी की वजह से। तो दवाई खाना ज़्यादा अच्छा है कि मतलब किसी को खुद का नुकसान होना जो उसको कंट्रोल ही नहीं है उस वक्त, तो बेटर है कि वो इवन अगर ड्रग्स पे वो नहीं है, ही और शी शुड एटलीस्ट once or twice EEG in an year। अगर EEG नॉर्मल आते तब कोई इशू नहीं, बट यूजुअली सीजर फ्रीडम टेस्ट 10 साल के बाद होता है ऑफ ड्रग्स। तो जो ये सीजर फ्रीडम आपने अभी बताया, तो क्या somebody who is off the medication or somebody who is epileptic, who has been diagnosed with epilepsy at one point or another, ये seizure freedom जो है, seizures 10 साल तक नहीं होते हैं, लेकिन आपने बोला that is kind of impossible, तो क्या seizures की recurrence कितनी होती है? वही तो बोल रहा, अगर अगले 5 साल तक यूजुअली नहीं होता है तो बहुत कम है नहीं आना, फिर अगले 5 या 10 साल तक। तब भी वो इश्यू कहाँ हो रहे हैं, सपोज बच्चों में पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, ये कोई एक ब्लैंक लुक देता है वो सीजर होता है, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, तो उनको वो ये सीजर अटैक है कि नहीं अटैक है, ये तो अभी मतलब पेशेंट को तो खुद को पता ही नहीं है, तो डॉक्टर को पता है। तो कैसे हम नंबर ऑफ एपिसोड्स देखे अगले 5 साल में कैसे हुए,
तो इशू तो यहाँ पर है कि मतलब छोटे छोटे चीज़ों को लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो खुश क्योंकि वो नहीं चाहते हैं हमें बोलें कि फिर अटैक आया। कोई मतलब अपनी इस मर्जी, हर एक बोलते कि नहीं सर नॉर्मल है जब तक कि बड़ा अटैक नहीं। और जब बड़ा अटैक आ जाता है तो फिर तो वो परेशान होते हैं। आप लोगों ने दवाई कम की, आप लोगों ने जब तक हम दवाई का डोज कंटिन्यू करते हैं 2-3, तब तक पेरेंट्स हमारे पीछे आ जाए सर डोज कम करिए। और जब हमने दवाई कम कर दी, अब जब अटैक आ गया तो हमारे ऊपर सर आपने तो डोज बंद कर दी। बट जबकि सारा पुश पेरेंट्स की वजह से होता है, फैमिली की वजह से हम दवाई नहीं खाएंगे। Thank you so much for this insightful conversation. I'm glad कि I'm sure कि जो भी हमारे सुनने वाले होंगे, देखने वाले होंगे, उनको इस conversation के वसादत से एक information मिली होगी, खास तौर से जो people who are suffering from epilepsy and their families। जाने से पहले हमारे sponsors खैबर सीमेंट की तरफ से आपके लिए ये तोहफा। Thank you। Thank you so much डॉक्टर साहब। और रमज़ान मुबारक।